So basically there are different types of test. There are different types of test. There are various types of test, और हर बुक के हिसाब से ये कैटेगरीज बदलती हैं. कहीं कहीं बहुत सारी कैटेगरीज दी है, कहीं कहीं बहुत कम कैटेगरीज दी हुई हैं. सो विल बी टॉकिंग अबाउट जो प्राइमरी कैटेगरीज है. देखो कैटेगरीज तो बहुत सारी बन सकती हैं जब हम टेस्ट को क्लासिफाई करने पे आते हैं, बट हम थोड़ा प्राइमरी वाली चीजों को ही पढ़ना पसंद करेंगे, इतना डिटेल में नहीं जाएंगे. जो मेजर हैं, जो प्राइमरी हैं, हम सिर्फ उन पे ही फोकस करेंगे. सो जो पहली कैटेगरी है, बेसिकली इसका एक निमोनिक्स हम यूज करते हैं, जिसको हम कहते हैं अधिमास. आप सबने अधिदास का तो आपको पता ही होगा. अधिदास एक बहुत बड़ी कंपनी है, तो अधिदास को थोड़ा चेंज करके अधिमास कर दो, एंड दिस इज हाउ वी गना divide the cluster of the test, gonna differentiate between the different types of test and the classification of the test. So ये जो देख रहे हो ना अधिमास, ये बेसिकली उसके लिए एक निमोनिक्स है. So let's see what are the different types of test. So the first one, इधर देखो, ये first one जो है this is A. तो first one is administration. On the basis of administration we can divide the test. ठीक है. Second one is D. On the basis of difficulty we can divide the test, है ना. किसी किसी बुक में इसको परफॉर्मेंस भी दिया होता है, ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस. ठीक है. थर्ड वन इज आई, है ना, अधिमास आई. तो आई से है आइटम्स, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ आइटम्स वी कैन डिवाइड द टेस्ट. द फोर्थ वन इज एम. एम इज द मीडियम. ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम वी कैन डिवाइड द टेस्ट. The second last is A. A का मतलब है ability. On the basis of ability the test is measuring, we can divide the test. And the last is S. S का मतलब है scoring of the test. On basis of administration we have individual test, individual, and we have group. ठीक है. सो बेसिकली इंडिविजुअल टेस्ट वो होते हैं जिनको हम एक बार पे, जो एक टेस्ट है वो सिर्फ एक बार पे सिर्फ एक ही इंडिविजुअल पे कर सकते हैं. और जो ग्रुप टेस्ट होते हैं वो बेसिकली हम ग्रुप ऑफ पीपल पे हम वो टेस्ट को एक साथ कर सकते हैं. तो इंडिविजुअल टेस्ट में जितने भी क्रिएटिविटी हैं, पर्सनैलिटी टेस्ट हैं, जितने भी अचीवमेंट टेस्ट हैं, ठीक है, जितने भी ये सब टेस्ट है ना, वो इंडिविजुअल टेस्ट है. बाकी ग्रुप टेस्ट में वो हो जाते हैं ना, जो वोकेशनल टेस्ट होते हैं, जो एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं, जो कंपनीज में होते हैं टेस्ट फॉर सिलेक्शन, ये सब चीजें हम ग्रुप टेस्ट में डाल देते हैं. ठीक है. फिर आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिफिकल्टी. ठीक है. सो ऑन द बेसिस ऑफ डिफिकल्टी एंड परफॉर्मेंस वी हैव स्पीड एंड पावर टेस्ट. ठीक है. सो बेसिकली स्पीड से जैसा हमें समझ में आ रहा है कि स्पीड का मतलब क्या है, टाइम. मतलब इसमें क्या होता है ना कि टाइम लिमिट होती है. क्या होती है, स्पीड टेस्ट में टाइम लिमिट होती है. ठीक है. और जो डिफिकल्टी है ना, वो बेसिकली यहाँ पे सेम होती है, एंड जो डिफिकल्टी लेवल होता है ना, वो सेम होता है यहाँ पे. और यहाँ पे हम क्या चेक करते हैं, यहाँ पे हम एक्यूरेसी को चेक कर रहे होते हैं कि तुमने एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट में कितने आंसर सही दिए हैं. तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम एक्यूरेसी को मेजर करते हैं कि ये टाइम लिमिट है, इसमें तुम्हें 100 क्वेश्चंस करने हैं. उस टाइम लिमिट में तुमने कितने गलत किए, कितने सही किए, और जितने सही किए उसके बेसिस पे स्कोर्स बनते हैं. तो यहाँ पे हम तुम्हारी एक्यूरेसी चेक कर रहे हैं. पावर टेस्ट क्या होता है, बेसिकली पावर टेस्ट वो होता है जिसमें टाइम लिमिट नहीं होती है. इसमें टाइम लिमिट नहीं होती है, बट यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो डिफिकल्टी लेवल है, ठीक है, जो डिफिकल्टी है ना, वो हर एक क्वेश्चन के साथ बढ़ती है. मान लो स्टेटमेंट 1 है वो इजी होगा, दूसरा और डिफिकल्ट होगा, तीसरा और डिफिकल्ट होगा, चौथा उनसे डिफिकल्ट होगा, पांचवा बहुत डिफिकल्ट होगा, और जो टेस्ट है उसका आखिरी जो क्वेश्चन नंबर 30 होगा वो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होगा. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिफिकल्टी धीरे 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 बढ़ रही है, और यहाँ पे टाइम लिमिट नहीं होता है. नेक्स्ट कम्स दी आइटम्स. ऑन द बेसिस ऑफ आइटम्स, तो देखो इस आइटम्स के बेसिस पे हम जो टेस्ट है दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं. पहला होता है एसे, एसे बेस्ड टेस्ट, एंड सेकंड इज
ऑब्जेक्टिव बेस्ड टेस्ट। देखो एसए में क्या होता है, आई टेल यू, देखो बहुत ही इजी है। ठीक है, एसए में क्या होता है कि हम एक क्वेश्चन देते हैं, ठीक है, और आंसर जो रिस्पोंडेंट है, जो भी सब्जेक्ट है, उसको अपने वर्ड्स में उसको आंसर देना होता है। जैसे स्कूल में जो टेस्ट होते हैं ना हमारे, की क्वेश्चन पूछ जाता है एंड हमें 100 से 150 वर्ड्स में हमें आंसर देना है, ऐसे फॉर्म में आंसर देना है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे ओरिजिनलिटी हम चेक करते हैं। यहाँ पे हम ओरिजिनलिटी चेक कर रहे हैं कि आंसर उसने किस तरह लिखा है, कितना ओरिजिनल है, वो कॉन्सेप्ट समझा कि नहीं समझा। ये ऐसे बेस्ड टेस्ट होते हैं, और इनमें सबसे बड़ा फैक्टर क्या होता है, सब्जेक्टिविटी का। ठीक है, सब्जेक्टिविटी का सबसे बड़ा फैक्टर होता है। कैसे? देखो इसमें दो फैक्टर्स होते हैं सब्जेक्टिविटी में। पहला फैक्टर ये होता है कि देखो जो भी एग्जामिनर है वो तुम्हारी कॉपी चेक करेगा, तो उसमें एग्जामिनर का सब्जेक्टिविटी हो जाता है कि हो सकता है तुम्हारे एग्जाम जो तुमने आंसर लिखा वो तुम्हारे एग्जामिनर को पसंद ना आए। ठीक है, और हो सकता है दूसरे एग्जामिनर को तुम्हारा आंसर बहुत पसंद आए। तो यहाँ पे ये थोड़ा सब्जेक्टिविटी आ जाता है चेक करने का, जो थोड़ा सा ऑब्जेक्टिविटी में थोड़ा हैम्पर कर देता है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्टिविटी लेवल बहुत ज्यादा है जो चेक कर रहा है। हो सकता है जो मैंने आंसर लिखा हो उसमें एक एग्जामिनर मुझे 30 मार्क्स दे, हो सकता है वही दूसरा एग्जामिनर मुझे 35 मार्क्स दे दे उस पे। तो यहाँ पे ये सब्जेक्टिविटी का केस हो जाता है। सेकेंड थिंग इस सब्जेक्ट से हमने पूछा क्या और वो बता क्या रहा है। मान लो एक क्वेश्चन है, वो बता रहा है कि पोवर्टी के बारे में बताओ, तो वो बता रहा है कुछ और ही के बारे में। तो यहाँ पे ये भी सब्जेक्टिविटी एक फैक्टर आ जाता है। जब हम ऑब्जेक्टिव टाइप के टेस्ट की बात करते हैं तो इसमें तो मोस्टली वो होते हैं जैसे एमसीक्यू हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स हो गए, जिसमें हमें सेट ऑफ क्वेश्चंस दिए होते हैं और सेट ऑफ ऑप्शंस दिए होते हैं और इसमें से कोई एक ही आंसर होगा, वो हमें पता करना है। ठीक है, बट फर्क क्या है कि इसमें भी एक फैक्टर है सब्जेक्टिविटी का। ये लग तो रहा है ऑब्जेक्टिव, बट इसमें भी सब्जेक्टिविटी का बहुत बड़ा फैक्टर आ जाता है। कैसे आ जाता है देखो मैं बताता हूँ। इसमें फैक्टर्स क्या है कि बेसिकली जो क्वेश्चन पूछा है, पहला फैक्टर जो जो क्वेश्चन पूछा है वो एम्बिगुअस है। ठीक है, हो सकता है जो स्टेटमेंट दिया हो, जो क्वेश्चन पूछा वो एम्बिगुअस है, समझ ही नहीं आ रहा कि पूछा क्या है, तो आंसर कैसे दें भाई। ठीक है, सेकंड है कि हो सकता है जो क्वेश्चन पूछा है और जिसमें ऑप्शन दिए हैं उसमें एक से ज्यादा ऑप्शन सही है। फॉर एग्जाम्पल मैं पूछूं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, मान लो मैंने पूछा हु आर दी ह्यूमनिस्ट साइकोलॉजिस्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन है मान लो, और ऑप्शन दिया है ए फ्रॉइड, ठीक है, बी स्किनर, सी रॉजर्स, डी मैस्लो। क्वेश्चन ये है, और क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें से आपको एक ही आंसर चूज करना है, एक सही है तीन गलत हैं। अब देखो इसमें सीन क्या है कि फ्रॉइड तो हो नहीं सकता क्योंकि वो साइकोडायनेमिक है, स्किनर हो नहीं सकता क्योंकि वो तो बिहेवियरिज्म है, पर रॉजर्स एंड मैस्लो ये दोनों तो ह्यूमनिस्टिक से आते हैं। पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई एक ही सिलेक्ट करना है, पर आंसर तो यहाँ पे दो है सही सही। तो ये वाली चीजें भी हो सकती है कभी कभी कि पर्सपेक्टिव है कि तुम्हारे लिए ये सही है वो सही है, बट हो सकता है कभी कभी क्वेश्चन ऐसा बन जाए कि जहाँ पे आंसर एक से ज्यादा हो। जो तीसरा जो फैक्टर है इन चीजों में सब्जेक्टिविटी का फैक्टर ले आता है, वो होता है गेस इफेक्ट। हो सकता है कि क्वेश्चन देखा हो और आपने क्या किया, तुक्का, जिसको हम कहते हैं ना, तुक्का, है ना। कई बार ऐसे जय माता दी लगा के एक ऑप्शन, दो ऑप्शन, तीन ऑप्शन, चार ऑप्शन करते हैं, उसमें चार में से एक तो सही निकल ही जाएगा, है। चार क्वेश्चन किए हैं उसमें से एक तो सही निकल ही जाएगा ना। तो एक ये फैक्टर भी होता है गेसिंग में। फिर जो बेसिकली है जैसे मीडियम हो गया, तो मीडियम के हिसाब से वी हैव, बेसिकली मीडियम के हिसाब से वी हैव वर्बल। वर्बल वो टेस्ट होते हैं जिसमें लैंग्वेज का यूज होता है, नॉन वर्बल वो होते हैं जिनमें लैंग्वेज का यूज नहीं होता है, और परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस बेसिकली वो देखो, नॉन वर्बल परफॉर्मेंस में एक बहुत ही सिंपल सी चीज है,
देखो वर्बल में लैंग्वेज का यूज होगा, इंग्लिश हिंदी कोई भी लैंग्वेज का यूज होगा ही होगा, वो वर्बल है। ठीक है। नॉन वर्बल वो होते हैं जहां पे सिंबल यूज हो जाए, फिगर्स यूज हो जाए, जहां पे पैटर्न्स यूज हो जाए, जैसे आरपीएम अगर आपने कभी देखा हो। ठीक है। तो नॉन वर्बल का एक सबसे बड़ा एग्जांपल है आरपीएम, वहां पे पैटर्न्स दिए होते हैं। ठीक है। तो नॉन वर्बल में होता है ना कि लैंग्वेज नहीं है, वहां पे पैटर्न्स हैं, सिंबल्स हैं। ठीक है। पैटर्न्स हैं, आपको उनको देख के स्टेटमेंट में आंसर देना होता है, नॉन वर्बल है। परफॉर्मेंस में बेसिकली आपको ऐसा है जब आपको बॉडी मूवमेंट करना हो। ठीक है। जैसे अलेक्जेंडर का पास अलोंग टेस्ट है ओ कॉर्नर का फिंगर डेक्सटेरिटी टेस्ट है, वो परफॉर्मेंस में कि आपको उंगलियां उंगलियां हिलानी है, आपको अपनी शरीर हिलानी है, दैट इज अ परफॉर्मेंस बेस्ड टेस्ट। नाउ कम्स द एबिलिटी। एबिलिटी में कौन, देखो एबिलिटी में एक्चुअली बहुत सारे आते हैं। एबिलिटी में जो हमारी किसी भी एक एबिलिटी को मेजर करे वो एक टेस्ट बन जाता है, जैसे पर्सनालिटी को मेजर कर रहा है, पर्सनालिटी टेस्ट आते हैं इसके अंदर। ठीक है। इंटरेस्ट के टेस्ट जितने भी बने हैं वो आ जाते हैं। ठीक है। फिर जितने भी न्यूरो साइकोलॉजिकल होते हैं ना, सॉरी, न्यूरो साइकोलॉजिकल होते हैं ना, एक सेकेंड, तो जितने भी न्यूरो साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं ना वो एबिलिटी में आ जाते हैं। देन यू हैव इंटेलिजेंस, जितने भी इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं वो आ जाते हैं। जितने भी एप्टीट्यूड टेस्ट हैं इसके अंदर, ठीक है, वो आ जाते हैं। जितने भी अचीवमेंट टेस्ट हैं वो आ जाते हैं। जितने भी क्रिएटिविटी टेस्ट हैं वो एबिलिटी में आ जाते हैं। तो जितने भी ये टेस्ट देख रहे हो ना, ये सारे के सारे एबिलिटी फैक्टर, एबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर, एबिलिटी क्लस्टर के अंदर ये सारे टेस्ट आ जाते हैं, जिसमें से हम इन चारों को, ये पर्टिकुलर चारों को, ठीक है, पर्टिकुलर चार देख रहे हो ना, इनको हम मेंटल एबिलिटी टेस्ट कह देते हैं। ये हमारी कहीं ना कहीं मेंटल एबिलिटी को टेस्ट कर रहे हैं, मेंटल एबिलिटी टेस्ट। ठीक है। तो एबिलिटी एक ब्रॉड फैक्टर है जिसमें ये सारे को हम एबिलिटीज के अंदर रखते हैं और इन चारों को हम मेंटल एबिलिटीज के अंदर रखते हैं। ठीक है। द लास्ट वन इज स्कोरिंग। ऑन द बेसिस ऑफ स्कोरिंग यू हैव सब्जेक्टिव एंड यू हैव ऑब्जेक्टिव। वो टेस्ट जिनकी सब्जेक्टिव स्कोरिंग हो, ठीक है, एंड वो टेस्ट जिनके ऑब्जेक्टिव स्कोरिंग हो। हालांकि हर एक साइकोलॉजिकल टेस्ट का ना मोस्टली मोस्टली ऑब्जेक्टिव स्कोरिंग ही होता है, सब्जेक्टिव स्कोरिंग नहीं होता है। बट क्योंकि एक क्राइटेरिया है और मुझे लगा कि बताना सही रहेगा तो मैंने बता दिया। द थिंग इज कि हो सकता है कहीं पीडीएफ मिल जाए या कहीं नेट पे देख लो या कहीं किसी बुक में देख लो, ये जो टेस्ट के जो क्लस्टर हैं, जो क्लासिफिकेशन है ना, वो डिफर कर सकते हैं। क्योंकि इन टेस्ट को हम किसी भी तरह से बांट सकते हैं, इसमें कोई भी लिमिटेशंस नहीं है। ये ठीक है तो इस बेसिस पे बांट दिया, उस बेसिस पे बांट दिया, उस बेसिस पे, ये इनफाइनाइट वे में कर सकते हैं हम। इसका कोई ऐसा नहीं है कि इतने ही वे में बांट सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इंटरप्रिटेशन के हिसाब से भी टेस्ट को बांट सकते हैं। ठीक है। जैसे इंटरप्रिटेशन के हिसाब से हमारे पास होते हैं नॉर्म रेफरेंस्ड, नॉर्म रेफरेंस्ड टेस्ट, ठीक है, और क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। हो सकता है हम टेस्ट को एप्लीकेबिलिटी के हिसाब से भी कर दें डिवाइड। एप्लीकेबिलिटी के हिसाब से टेस्ट होते हैं कल्चर स्पेसिफिक, जो सिर्फ एक कल्चर पे ही यूज हो पाए, दूसरे कल्चर पे यूज ना हो पाए। और दूसरे जैसे कल्चर फेयर, जो हर कल्चर पे यूज हो जाए, उस पे कल्चर का कोई यूज ना हो, कोई भी इफेक्ट ना हो। तो टेस्ट को हम मल्टीपल वेज में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि सिर्फ यही है। हालांकि ये जो यहाँ पे मैंने दिखाया है, ये जिसको हम अधिमास कहते हैं, बेसिकली दिस अधिमास। यहाँ पे देखो, ए से एडमिनिस्ट्रेशन, डी से डिफिकल्टी, आई से आइटम, एम से मीडियम, ए से एबिलिटी, एस से स्कोरिंग। तो अधिदास से यूज करना, अधिमास, अधि अधिदास से इसको याद रखना। मोस्टली यही मेजर कैटेगरीज हैं जो बुक्स में और किसी भी एग्जाम में या किसी भी नॉलेज वे में पूछी जा सकती हैं। बाकी सब तो चुंदी मुंदी कैटेगरीज बनती रहती हैं। लास्ट थिंग जो मैं बताना चाहूंगा इस वीडियो को खत्म करने से पहले, इससे पहले टेस्टिंग के जो बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट में आ जाती है साइकोलॉजिकल टेस्टिंग में, वो ये होता है कि व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेस्ट एंड इन्वेंटरी, है ना। तो बहुत जगह देखा होगा कि किसी किसी टेस्ट में टेस्ट लिखा होता है,
हाँ, और कहीं कहीं इन्वेंटरी लिखा होता है। सो इनमें बेसिकली अंतर होता क्या है, हम इसको देख लेते हैं। बहुत ही छोटा सा डिफरेंस होता है। सो बेसिकली टेस्ट में क्या होता है ना, राइट या रॉन्ग रिस्पॉन्सेज होते हैं। राइट या तो रॉन्ग रिस्पॉन्सेज होते हैं। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया है, एक आइटम है यहाँ पे, या कोई स्टेटमेंट है, उसका ऑप्शन है ए, बी, सी एंड डी। इसमें से कोई एक ही ऑप्शन सही होगा और बाकी 3 ऑप्शन गलत होंगे। तो मान लो इसमें से डी ऑप्शन सही है, बाकी सी, बी एंड ए गलत है। तो जब भी हम किसी भी टेस्ट में ऐसे बोले राइट या रॉन्ग रिस्पॉन्स हो, किसी भी एक साइकोलॉजिकल टेस्ट में, तो हम उसको टेस्ट बोलते हैं। हालांकि इन्वेंटरी में अलग होता है, इन्वेंटरी में कोई भी राइट और रॉन्ग रिस्पॉन्स नहीं होता, नो राइट और रॉन्ग रिस्पॉन्स। ठीक है, जैसे बाई चांस मान लो एक स्टेटमेंट दिया होगा, यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ है, ठीक है, एंड यहाँ पे ऑप्शन है ए, बी, सी, डी। हम सब्जेक्ट को क्या इंस्ट्रक्ट करते हैं कि इस स्टेटमेंट को रीड करिए और आपको जो भी ए, बी, सी, डी इनमें से जो भी आपको लगता है, फील होता है कि इस स्टेटमेंट के हिसाब से आपके लिए अप्रोप्रिएट है, आप उसको गोला बना दीजिए या राइट क्लिक कर दीजिए या टिक कर दीजिए। जो भी है, इसमें कोई भी राइट और रॉन्ग का फियर नहीं होता है। सेकंड मेजर बहुत ही जो मिनिमल डिफरेंस आता है कि यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन दिया जाता है वो दिया जाता है कि ट्राई टू डू योर बेस्ट, ट्राई टू डू योर बेस्ट, क्योंकि ये एक टेस्ट है। तो यहाँ पे अपना बेस्ट दीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम आपकी एक्यूरेसी मेजर करेंगे, आपने कितने सही रिस्पॉन्स दिए हैं, हम यहाँ पे वो मेजर करेंगे। तो प्लीज आपको ना यहाँ पे अपनी एक्यूरेसी दिखाना है, अपने अपना बेस्ट दिखाना है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, हम यहाँ पे ऐसा नहीं करते। यहाँ पे बेसिकली हम क्या करते हैं, सेकंड जो इन्वेंटरी का एक डिस्टिंग्विशेबल फैक्टर है या डिस्टिंग्विशेबल रीजन है, वो ये हम कहते हैं कि जो इन्वेंटरी है बेसिकली, उसमें हम कहते हैं कि जो भी, जैसा मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया ना फर्स्ट वाले में, बस वही है कि जैसा आपको फील हो रहा है इस स्टेटमेंट को पढ़ के, आपको उसके हिसाब से ही रिस्पॉन्स देना है। यहाँ पे कोई भी सही गलत नहीं है, कोई भी टाइम लिमिट नहीं है, आपको स्टेटमेंट समझना है और ऑप्शन दिए हैं ए, बी, सी, डी। आपको जो फील होता है, आपको जो लगता है आपके हिसाब से कि ये इसके हिसाब से सही है, वो आपको बस इंसर्कल कर देना है, टिक कर देना है। जो भी इंस्ट्रक्शन है अकॉर्डिंग टू द टेस्ट, वही चीज हमें बतानी होती है। ये बेसिक डिफरेंसेस हैं टेस्ट और इन्वेंटरी के बेसिस पे। और हमने आज की वीडियो में पढ़ाई की है अबाउट द बेसिक्स ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट, फीचर्स ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट को हमने सिर्फ टच किया है और हमने क्लासिफिकेशन किया है। अगले आने वाली वीडियोस में हम इनमें थोड़ा और डेप्थ में जाएंगे और देखेंगे इनके कॉन्सेप्ट्स क्या है।